Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, today we are going to start with a very important topic जो कि आज का टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखो, जो आपका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। Then second is tubular reabsorption. And the third and the last step is tubular secretion. तो देखो, इस स्टेप्स को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपकी क्लियर करता हूं जिसमें बच्चों को हमेशा डाउट रहता है। सीक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का चक्कर आपको कंफ्यूज करता होगा। तो देखो, मान लीजिए ये है आपका नेफ्रॉन, दिस इज योर नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के साइड बाय साइड ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। सपोज ये आपकी है वासा रेक्टा। तो देखो, अगर नेफ्रॉन से कोई सब्सटेंस जाएगा आपकी वासा रेक्टा में तो उसको हम बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। और अगर आपका सब्सटेंस कोई मूव करेगा वासा रेक्टा से आपके नेफ्रॉन में तो इसको हम बोलेंगे सीक्रेशन। दिस इज सीक्रेशन। यानी कि अगर कोई चीज आपके नेफ्रॉन से आपके ब्लड में जाएगी वो आपका रीएब्जॉर्प्शन होगा, और अगर कोई चीज आपकी ब्लड से आपके नेफ्रॉन में जाएगी वो आपका सीक्रेशन होगा। देखो, यूजुअली बच्चे इस पॉइंट में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सीक्रेशन और ये रीएब्जॉर्प्शन का चक्कर समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया। तो अब शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो आपका एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये आपका ग्लोमेरुलस में टेक प्लेस करता है। तो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ये आपका फिल्ट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। और जो आपकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है ये भी आपकी एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आपका एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। देन इसके बाद सेकंड चीज है आपकी बेसल लेमिना। और जो थर्ड चीज है वो है आपकी पोडोसाइट्स। एक एक चीज को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है वो है आपकी इस तरह से कुछ ग्लोमेरुलर, ये है आपकी एंडोथीलियम। जो आपकी ग्लोमेरुलर एंडोथीलियम होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से पोर्स, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं फेनेस्ट्रेशंस। दिस इज एंडोथीलियम। देन इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लेयर आती है वो है आपकी बेसल लेमिना। तो ये कुछ इस तरह से ब्लू कलर से इसको दिखा देते हैं। तो देखो, जो ये आपकी सेकंड लेयर हमने ब्लू कलर से ड्रॉ की है ये है आपकी बेसल लेमिना। और जो लास्ट आपकी जो लेयर आती है वो है आपकी पोडोसाइट्स की। तो ये कुछ इस तरह से।
दिस इज पोडोसाइट्स। तो देखो जो आपकी एंडोथीलियम होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स या फिर फेनेस्ट्रेशंस। इसमें है आपके पोर्स या फिर इनको हम बोल सकते हैं फेनेस्ट्रेशंस। तो जो आपके पोर्स होते हैं इनका साइज होता है नियर अबाउट 0.07 टू 0.1 माइक्रोमीटर। तो इनका साइज है पोर्स का 0.07 टू 0.1 माइक्रोमीटर। तो जो आपके सब्सटेंस इस साइज से कम साइज के होंगे वही इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो इसमें जो आपके लार्ज सॉल्यूट्स होंगे जैसे कि आपके ब्लड सेल्स या फिर जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो आपकी एंडोथीलियम को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन इसके बाद जो आपकी सेकंड लेयर है बेसल लैमिना, दिस इज ए सेलुलर लेयर। ये आपकी एक ए सेलुलर लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स प्लस प्रोटियोग्लाइकन्स। ये आपके फाइबर्स और प्रोटियोग्लाइकन्स से बनी होती है। तो जो इसमें फाइबर्स होते हैं इनका क्या रोल होता है, ये जो लार्ज आपके सॉल्यूट्स होते हैं उनको पास ओवर नहीं होने देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो थर्ड और जो लास्ट लेयर है वो है आपके पोडोसाइट्स। तो देखो जो आपके पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पेस बिटवीन योर एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे आपके पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके पोडोसाइट्स होते हैं इनके कुछ फिट लाइक प्रोजेक्शंस, फिट लाइक प्रोजेक्शंस। उन फिट लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं आपके पेडिसेल्स। These are your पेडिसेल्स, ठीक है। तो जो आपके पेडिसेल्स होते हैं वो आपके एंडोथीलियम को कंप्लीटली कवर करते हैं। तो जहां पे आपके पेडिसेल्स यानी कि दो पेडिसेल्स के बीच में जहां पे स्पेस बच जाता है वहां पे आपकी स्लिट की फॉर्मेशन होती है और वही स्लिट आपकी ये यहाँ पे शो की गई है, दिस इज योर स्लिट, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह से होते हैं, मान लीजिए ये कुछ इस तरह से आपका एक पोडोसाइट सेल है, ये इस तरह से इसके कुछ फिंगर लाइक इसके प्रोजेक्शंस होते हैं, फिट लाइक वी कैन से, ठीक है। ये आपकी एंडोथीलियम के बिल्कुल चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला स्पेस बच गया जहां आपके पेडिसेल्स के बीच में स्पेस बच जाता है इसी को हम बोल देते हैं स्लिट, ठीक है। तो ये आपकी है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की कहानी। फिर देखो तो इसमें जो आपका पोडोसाइट्स होते हैं उनका रोल आपको पता चल गया। और ये आपके कैसे होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं नेचर में, दीज आर कॉन्ट्रैक्टरी और वी कैन से कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। तो ये आपकी फिल्ट्रेशन को कुछ हद तक मतलब मैनेज करते हैं, उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो अब इसको देखने के बाद आपको एक चीज मन में डाउट आता होगा कि यार कैपिलरीज तो आपकी बॉडी में और जगह भी प्रेजेंट है, पर फिर जो आपकी ग्लोमेरुलर की कैपिलरी है उसमें ऐसा क्या खास है कि उसमें इतना ज्यादा आपका फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो तो वो खासियत देखते हैं कि आपकी जो बाकी बॉडी की कैपिलरीज है उनसे आपकी जो ग्लोमेरुलर्स की कैपिलरी है वो खास कैसे है। तो उसमें जो फीचर्स देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो आपकी कैपिलरीज का फीचर आता है वो है आपका डायामीटर डिफरेंस, डायामीटर डिफरेंस। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाई थी। ये मान लीजिए ये है आपका बोमन्स कैप्सूल इस तरह से, और ये है आपका यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये है आपका एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल।
एंड ये है आपका इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल। तो यहाँ पे देखने से आपको क्लियर कट डिफरेंस पता चल रहा है। जो आपका एफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर है वो आपके इफरेंट आर्टरियोल से ज्यादा है। तो इस कंडीशन से क्या होगा, यहां से आपका ब्लड तो ज्यादा आएगा पर यहां से निकल बहुत कम ब्लड पाएगा। तो जो डायामीटर डिफरेंस है इफरेंट आर्टरियोल का, इट इज बिहेविंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर द आउटफ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड अंदर ज्यादा आएगा पर बाहर कम निकल पाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो यहाँ पे ज्यादा टाइम तक आपकी कैपिलरी में रह पाएगा, उसका ज्यादा फिल्ट्रेशन हो पाएगा। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर का डिफरेंस। बाकी बॉडी की कैपिलरीज की बात की जाए तो उनमें ये इस तरह का डायमीटर डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी वजह से आपका जो किडनी में जो आपका नेफ्रॉन होता है वहां पे ज्यादा फिल्ट्रेशन हो पाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो फीचर आता है वो है आपका पोडोसाइट्स। ठीक है, जो आपके पोडोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट इन द cleft between afferent and efferent arteriole, afferent and efferent arteriole। तो आपका एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के बीच में जो आपका स्पेस प्रेजेंट है वहां पे आपके स्पेशल टाइप के सेल्स मिलते हैं। ये आपके सेल्स होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे काफी हद तक आपका फिल्ट्रेशन मेंटेन होता है। देखो, अगर आपका पोडोसाइट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो आपका फिल्ट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, फिल्ट्रेशन भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। देन अगर आपका पोडोसाइट जो सेल्स है वो रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो जो आपका सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका फिल्ट्रेशन है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो आपका सेकंड पॉइंट है, मोर सरफेस एरिया इज अवेलेबल, मोर सरफेस एरिया इज अवेलेबल, सरफेस एरिया इज अवेलेबल। यहां पे आपके पास सरफेस एरिया भी ज्यादा अवेलेबल होता है। तो ये आपके कुछ दो एक इंपॉर्टेंट से डिफरेंस है आपकी नॉर्मल आपकी जो कैपिलरी होती है और जो आपकी नेफ्रॉन की जो एक ग्लोमेरुलस की कैपिलरी होती है। इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है। एंड यहीं पे जो और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है जो इनको नॉर्मल कैपिलरी से अलग बनाता वो है फेनेस्ट्रेशंस, फेनेस्ट्रेशंस या फिर पोर्स। तो जो आपकी नॉर्मल कैपिलरीज होती है उनमें इतने ज्यादा पोर्स प्रेजेंट नहीं होते, उनमें पोर्स प्रेजेंट होते ही नहीं, हम ये कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू योर ये आपकी ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है उनमें काफी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट रीजंस है जो कि आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरी को नॉर्मल कैपिलरी से अलग बनाती है और इन्हीं की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, अगर बात की जाए जीएफआर की, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि एक मिनट में आपकी जो कैपिलरीज है वो कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है। तो अगर बात की जाए इट इज नियर अबाउट 125 ml पर मिनट, एक मिनट में नियर अबाउट 125 ml आपका फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया जाता है आपकी दोनों कैपिलरीज से। ठीक, देन इसी के साथ हमारा जो है आपका फर्स्ट जो पार्ट था वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला यहीं पे फिनिश होता है। एंड एक और चीज देखो, जो आपके पोडोसाइट्स होती है, स्लिट्स होती है, ये आपका सिर्फ 0.006 to 0.007 माइक्रोमीटर,
वो सोल्यूट ही इनको स्लिट को क्रॉस कर पाएंगी जिनका साइज इस साइज से कम होगा, यानी कि बहुत ही जो छोटी चीज होगी, जैसे कि आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, विटामिन वगैरह, तो सिर्फ आपकी वो चीजें ही आपकी स्लिट को क्रॉस कर पाएंगी। जो आपकी बड़ी चीजें होंगी, लाइक जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपकी प्लेटलेट्स वगैरह, या फिर जो आपके ब्लड सेल्स होंगे, वो इन इन जो आपकी फेनेस्ट्रेशन से इनको क्रॉस ओवर नहीं करते, तो इसलिए उनको वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप फिनिश होता है। तो इसी के साथ हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दिस इज कंप्लीटेड। फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे नेफ्रॉन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहीं पे थोड़ा सा छोटे साइज का कर लेते हैं, इरेज भी नहीं करने की जरूरत। तो मान लीजिए ये है आपका नेफ्रॉन। तो देखो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें लेबलिंग की जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखने वाले जो आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो अगर बात की जाए रीएब्जॉर्प्शन की, जो आपका सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर बात की जाए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की, इसमें से जो आपका 99% रीअब्जॉर्प्शन इट टेक्स प्लेस इन रीनल ट्यूब्यूल। 99% रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में आपका 99% जो रीअब्जॉर्प्शन का काम है वो हो जाता है। तो उसमें भी अगर हम देखें, आपका पार्ट वाइज देखें, जो आपका पहले पार्ट से पहले देखो किस किस चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो आपका ग्लूकोज होता है, विटामिन्स होते हैं, देन मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स प्लस फैटी एसिड्स प्लस सोडियम प्लस पोटाशियम प्लस आपका कैल्शियम, ठीक है। तो जो इन चीजों का आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो सिंपली हम एनर्जी किस चीज पे खर्च करना पसंद करेंगे? जो चीज आपकी कम, मतलब जिसका क्वांटिटी कम होगा और वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें आपकी ऐसी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे हम अपनी एनर्जी खर्च करवा के इनका ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। फिर इनके अलावा कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपका HCO3 नेगेटिव और आपका Cl नेगेटिव और आपका वाटर। ये इनके कंपैरिजन में मतलब इंपॉर्टेंट तो ये भी, बट इतने नहीं है। तो इनका हम कैसा ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? इनका ट्रांसपोर्ट होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके किस पार्ट में कितना आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे फर्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो है आपका PCT, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें आपका नियर अबाउट 60 to 65% रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है सॉल्यूट्स का। तो उसमें भी जो आपका ग्लूकोज, विटामिन्स, आपके मिनरल्स प्लस फैटी एसिड्स प्लस आपके अमाइनो एसिड्स, इनका 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके PCT में। फिर इसके बाद जो आपका HCO3 नेगेटिव है, इसका आपका 90% तक रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके PCT में। फिर इसके बाद जो आपके बच गए इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का नियर अबाउट
65 to 70% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके पीसीटी। तो रीअब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में इन चीजों को होता है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपके नेफ्रॉन का वो है आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में आपकी दो चीजें हैं। लूप ऑफ हेनले में आपका एक तो है डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप। तो देखो डिसेंडिंग लूप में आपका मेनली रीअब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ आपके H2O का, और जो आपका असेंडिंग लूप है इसको यही लिख लेते हैं, स्पेस बचेगा थोड़ा सा अपना, H2O का। फिर जो आपका असेंडिंग लूप है, असेंडिंग लूप में आपका एब्जॉर्प्शन होता है आपका मेनली आपका NaCl का, आपके सॉल्ट्स का, ठीक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है लूप ऑफ हेनले के बाद वो है आपका डीसीटी। डीसीटी यानी कि डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल। तो देखो डीसीटी की कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, डीसीटी में जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी में कैसा रीअब्जॉर्प्शन होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यानी कि कुछ स्पेसिफिक आपकी बॉडी में कंडीशंस होंगी, तो उन कंडीशंस में बाय द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स वहां पे आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे आपका बहुत कम एक तो रीअब्जॉर्प्शन होता है आपका HCO3 का, वेरी लेस रीअब्जॉर्प्शन, वेरी लेस। देन उसके बाद जो आपका डीसीटी का प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट में आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है NaCl का बाय द इफेक्ट ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट से यहाँ पे आपका NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और वो भी कैसा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो कंडीशंस वगैरह हम बाद में देखेंगे, आगे वो सब आएगा अपना, वो कंडीशंस क्या होती है। फिर इसके बाद जो आपका डिस्टल पार्ट होता है आपके डीसीटी का, तो डीसीटी के आपके डिस्टल पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है आपका H2O का बाय द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट बच जाता है वो है आपका फोर्थ एंड द लास्ट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किस किस चीज का होता है? कलेक्टिंग डक्ट में आपका NaCl एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ अमाउंट आपका यूरिया का भी होता है। तो जो आपका यूरिया होता है वो आपका मेडुला का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे चला जाता है। तो ये सारा एक बार देखते हैं। देखो जो आपका पीसीटी है उसमें किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? उसमें आपका एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, देखो ये सारी चीजें, ये दिस इज फैटी एसिड्स, देन उसके अलावा आपका ग्लूकोज, विटामिन्स, आपके मिनरल्स, उसके अलावा उसके आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो इन सब चीजों का आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है आपके पीसीटी में, और वो रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है वो सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद डिसेंडिंग लूप में आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ, ये आपका डिसेंडिंग लूप सिर्फ H2O का, H2O का, H2O। देखो रीअब्जॉर्प्शन में पहले ही बता चुका हूं, रीअब्जॉर्प्शन का सिंपल ही मतलब है कोई चीज आपके नेफ्रॉन से आपके ब्लड में जाएगी, तो ये आपका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर उसके बाद जो आपका असेंडिंग लूप है उसमें होता है आपका सिर्फ NaCl का, here NaCl, 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 NaCl and
NaC, ठीक है। फिर जो आपका DCT आता है, तो DCT का जो आपका प्रोक्सिमल पार्ट है उसमें आपका होता है एब्जॉर्प्शन NaCl का, NaCl। ये कैसा होता है रीएब्जॉर्प्शन? ये आपका सिलेक्टिव कंडीशनली आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है बाय द इफेक्ट ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट से, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका DCT का जो आपका डिस्टल पार्ट है उसमें आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है आपके वाटर का बाय द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक यानी कि यूरिन फॉर्मेशन को कम करेगा, यूरिन वॉल्यूम को कम करेगा। तो ये आपका किस कंडीशन में हो सकता है? ADH, जब आपकी बॉडी में ब्लड की मतलब आपके वाटर की वॉल्यूम कम हो तो उस कंडीशन में आपका ADH इफेक्ट करता है। यहीं पे आपका थोड़ा सा होता है HCO3 का भी एब्जॉर्प्शन, HCO3 नेगेटिव का भी आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट बनता है आपका कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट में आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है आपका NaCl का, H2O का, H2O और आपका NaCl, और फिर थोड़ा सा बताया था यहां से आपका यूरिया। ये जो आपका यूरिया होता है ये चला जाता है आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये चला जाता है, इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन की कहानी यही तक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट आपका जो स्टेप आता है वो है आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन, वो देखते हैं। तो देखो जो आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, थर्ड स्टेप आपका यूरिन फॉर्मेशन का। देखो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब था नेफ्रॉन से उठा के ब्लड में डाल दिया। अब सीक्रेशन का मतलब है कि ब्लड से उठा के नेफ्रॉन में डाल दिया। तो देखो नेफ्रॉन में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? आपका यूरिन का। और यूरिन में आपकी कैसी चीजें होती है? वेस्ट प्रोडक्ट। तो ब्लड से जो आपकी चीजें आपके नेफ्रॉन में आएंगी वो कैसी होंगी? आपकी वेस्ट चीजें। तो ये जो ट्यूबुलर सीक्रेशन होगा ये आपका होगा वेस्ट प्रोडक्ट्स का, secretion of waste products, secretion of waste products in your नेफ्रॉन ही लिख देते हैं, नेफ्रॉन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से नेफ्रॉन में आपकी वेस्ट चीजें आएंगी, ठीक है। तो देखो उस वेस्ट में आपका क्या क्या हो सकता है? जो आपका सिक्रेशन होगा पीसीटी में, एक तो आपका सिक्रेशन होगा, तो पीसीटी में आपका किस किस चीज का सिक्रेशन हो सकता है? ये ऐसे वेस्ट में आपका हो सकता है यूरिक एसिड, देन हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, उसके अलावा H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH3 एंड उसके अलावा क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन हो सकता है, और जो आपकी ड्रग्स वगैरह होती है। तो देखो इन चीजों को आपके ब्लड से आपके नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है ताकि इनको यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए। ये सारी आपकी वेस्ट चीजें। तो बाकी सब तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है आपका क्रिएटिनाइन है, तो इसके बारे में देखते हैं। क्रिएटिनाइन आपका इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यह आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट है फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन मसल्स, फॉर्म्ड ड्यूरिंग मसल मेटाबॉलिज्म। जब आपकी मसल्स में मेटाबॉलिज्म होता है तब यह आपका क्रिएटिनाइन फॉर्म होता है, ठीक है। तो कुछ एक आपके टेस्ट होते हैं जिनमें आपकी किडनी फंक्शनिंग को टेस्ट किया जाता है। तो उस किडनी फंक्शनिंग की टेस्ट में हम क्या देखते हैं? जो आपका ब्लड है, अगर उसमें क्रिएटिनाइन की वॉल्यूम ज्यादा है, उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है,
तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी किडनी है वो इस वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही, जिसकी वजह से वो आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो गया। इसका सिंपली मतलब क्या होता है, जो आपकी किडनी इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, आपकी किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही। क्रिएटिनाइन कंसंट्रेशन इज चेक इन ब्लड टेस्ट फॉर किडनी फंक्शनिंग। किडनी की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए क्रिएटिनाइन का लेवल देखा जाता है आपके ब्लड में। अगर क्रिएटिनाइन ज्यादा है, इसका मतलब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ब्लड में क्रिएटिनाइन ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको आपके नेफ्रॉन में डाला जाता है एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए। फिर इसके अलावा और किन चीजों का हो सकता है आपका सिक्रीशन, और सिक्रीशन होता है आपका जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें भी H पॉजिटिव का, K पॉजिटिव का, तो इन चीजों का भी आपका सिक्रीशन कुछ हद तक आपके कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। तो यही तक शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो आपका सिक्रीशन कहाँ होता है और जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फर्स्ट स्टेप था, जो आपका था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो भी एक 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर होता है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव यू द बेस्ट आंसर, और वी कैन से I will provide you with the best explanation that I can give you to solve your query. So guys, thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one.